अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब और फेडरल बोर्ड के तहत होने वाले 2022 में इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि हमने इंग्लिश के पेपर की मारूजी में पूरे 19 मार्क्स किस तरह लेने हैं, कौन सी टेक्निक्स और कौन सी स्ट्रेटजीज़ हमने अपनानी है, और कौन सा जो मटेरियल है जो पेपर पैटर्न के पर्सपेक्टिव से और 2022 के पेपर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना जी। तो अगर आप मटेरियल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कौन सा मटेरियल इम्पॉर्टेंट है 19 मार्क्स लेने के पर्सपेक्टिव से, तो एक बात अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक के अंदर आपके रिव्यूज़ हैं, इनके अंदर कमोबेश 60 के करीब क्वेश्चंस हैं। कुछ सिनोनिम्स हैं, मीनिंग्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें पूछी गई हैं और कुछ ग्लॉसरी के अल्फाज हैं, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेने हैं। तो इसी सिलसिले में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में जो पहला रिव्यू है वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लिहाजा आप पुरुम्मीद रहें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मटेरियल को अच्छे तरीके से याद करने के बाद आप 19 में से 19 मार्क्स ले लेंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो रिव्यू है जो यूनिट नंबर 1 से लेके 4 तक है, उसका हम अच्छे तरीके से लेक्चर अंडरस्टैंड करते हैं जी। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, उसकी स्टेटमेंट ये है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अब पहला रिव्यू निकाल लें बुक में से और उसकी जो स्टेटमेंट है वो देखें। चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने मीनिंग बताना है। जितने भी अल्फाज आगे आएंगे 4 से 5, उनका आपने मीनिंग बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला जो MCQs है। इट वॉज सो डेलिकेट अ सिचुएशन। आपने एक चीज़ को अंडरलाइन ज़हन नशीन रखना है कि जो वर्ड अंडरलाइंड होगा, मतलब अंडरलाइन का क्या मतलब है, जिसके नीचे लाइन एक ख़त खींचा गया होगा, उस वर्ड का आपने मीनिंग बताना है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है। डेलिकेट, तो डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। तो नीचे वाले ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है नाजुक? तो वो है सी ऑप्शन, सेंसिटिव। डेलिकेट, सेंसिटिव। डेलिकेट का जो मीनिंग है वो है सेंसिटिव, और सेंसिटिव का भी मतलब होता है हसास या नाजुक। नेक्स्ट देखते हैं। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। अब इस MCQs के अंदर आप देखें कौन सा वर्ड अंडरलाइन है। चूंकि हमने अंडरलाइन वर्ड के करेक्ट मीनिंग बताने हैं, तो ये स्टेडफास्ट है। ये कर्सर मेरा इस जगह पे मूवमेंट कर रहा है, ये क्या है, स्टेडफास्ट। और स्टेडफास्ट का मतलब होता है, मैंने उर्दू भी इसी वजह से ट्रांसलेशन दे दी ताकि आपको अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकें। साबित कदम। नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है साबित कदम? मुस्तकिल मिजाज, फर्म एंड रेजोलूट। फर्म एंड रेजोलूट। स्टेडफास्ट का मीनिंग होगा फर्म एंड रेजोलूट। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है इंतकामी, मतलब इंतकाम लेने वाला। और नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास कौन सा है विंडिक्टिव का मीनिंग? रिवेंजफुल। रिवेंजफुल, बी ऑप्शन इसका जवाब है, रिवेंजफुल। विंडिक्टिव, रिवेंजफुल। आपने इनके मीनिंग्स एज इट इज़ अच्छे तरीके से कुछ 50-50 बार रिपीट करके आपने इन्हें मेमोराइज कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन की प्रेपरेशन है वो 100% हो। आपका 0.5 भी आपका मार्क मिस ना हो, ना ही डिडक्ट हो सके। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्टोनिश मीन्स। एस्टोनिश मीन्स। एस्टोनिश का मतलब होता है हैरत में डालना, हैरान कर देना किसी को। और ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है जो इसका मतलब दे रहा है? सरप्राइज। सरप्राइज। एस्टोनिश का मतलब भी हैरत में डालना और सरप्राइज का मतलब भी हैरत में डालना। नेक्स्ट देखते हैं।
द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। अब बाइक को गियर लगाते हैं ना, गियर में डालते हैं तो बाइक क्या हो जाती है, बाइक तैयार हो जाती है। किसके लिए? दौड़ने के लिए, चलने के लिए। तो गियर्ड अप का मतलब है तैयार करना, तैयार होना। तो नीचे ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है जो इसका मीनिंग देता है? रेडी। तो रेडी का मतलब होता है तैयार करना या तैयार होना। नेक्स्ट देखते हैं MCQs नंबर 6। Their eloquence and memory found expression in their poetry. Eloquence अंडरलाइन है जी, तो हमने इसका मीनिंग बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। एलोक्वेंस का मतलब होता है रवानी से बोलना, एक फ्लो के साथ, तसलसल के साथ बोलते ही चले जाना। मतलब आपके पास इतनी पावर है बोलने की कि आपके सामने अल्फाज हाथ बांधे खड़े हुए हैं, जनाब मुझे अपनी ज़ुबान से अदा कीजिए, और आपको कलाम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता अल्फाज के बारे में। मतलब अल्फाज आपके सामने आते हैं, जनाब हमें अपनी ज़ुबान से अदा करते जाएं, मैं आपके काम आ सकता हूँ। वेलकम सर, आ जाएं, तशरीफ़ है। तो इसका जो मीनिंग है वो है फ्लुएंसी। एलोक्वेंस फ्लुएंसी, एलोक्वेंस फ्लुएंसी। आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, अब आपने भूलना नहीं है क्योंकि ये गैस भी है। नेक्स्ट है डिवोशन मीन्स। डिवोशन का मतलब होता है खुलूस, ठीक है, वफादारी। और नीचे ऑप्शंस में से कौन सा है वर्ड जो इसका मीनिंग दे रहा है? वो है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब भी होता है वफादारी, खुलूस। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से वर्ड पूछा जा रहा है। वेलर एक वर्ड है और उसके बारे में पूछा जा रहा है। इज /n, आगे क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं कि वेलर ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव से क्या है? मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? तो आपको पता है वेलर का मतलब होता है दलेरी, और दलेरी एक ऐसी चीज़ है जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ऐसी चीज़ ना जिसे हम छू सकते हों ना उसे हम देख सकते हों, उस चीज़ के नाम को हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं दोबारा बता देता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब एक ऐसी चीज़ का नाम जिसे ना हम हाथ लगा सकते हैं, ऐसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, और ना हम उसे देख सकते हैं। जितने भी ये एहसासात हैं हमारे या जज्बात हैं, फॉर एग्जांपल कुछ खूबियाँ भी हैं हमारी जिन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जैसे एंगर, गुस्सा एक एहसास का नाम है ना, तो ये भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे ना हम देख सकते हैं ना हम हाथ लगा सकते हैं। हम गुस्से वाले आदमी को देख सकते हैं। ऐसे ही हैप्पीनेस खुशी है, ठीक है, जस्टिस इंसाफ है, ठीक है, इनजस्टिस है, नाइंसाफ़ी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये वेलर हैं, और सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह वेलर दलेरी, बहादुरी, शुजात, तो ये भी ऐसी चीज़ है जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं सम अंडरलाइंड है और सम आर बॉर्न ग्रेट। द अंडरलाइन वर्ड इज /n। सम को अंडरलाइन किया हुआ और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सम क्या है। नीचे 4 ऑप्शंस हैं। पोजेसिव प्रोनाउन है, डेफिनेट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है। आपको पता है कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, सम, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनी, एनीवन, एनीबडी, ये अल्फाज हैं, ये आप याद कर लें, ठीक है। ये जब भी आ जाए पेपर में MCQs टाइप में तो आपने कहना ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सम, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनी, एनीवन, एनीबडी, ओके। आप इससे एक रिदम पे याद कर लें। मैं तो वैसे बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूँ, सम, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनी, एनीवन, एनीबडी। तो मैं ऐसे रिदम से बच्चों को बताता हूँ, तो कुछ ना कुछ बच्चे याद कर लेते हैं। बच्चे आजकल के बड़े नॉटी हैं। चलें, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। कौन सी? इंडेफिनेट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट। ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से एज इट इज़ MCQ आया हुआ है 9th क्लास से। तो माई मदर विल बी, तो यहाँ पर कौन सी एडजेक्टिव बतौरे सिलेक्शन आएगी? तो एंक्शस। एंक्शस का मतलब होता है फिक्रमंद, परेशान। तो ये जो है एडजेक्टिव ये हमारी इधर इस्तेमाल होगी, माई मदर विल बी एंक्शस। तो ये आपने अच्छे तरीके से इस MCQs को अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, साकिब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। अच्छा, इस MCQ को सॉल्व करने का बड़ा ही एक इजी तरीका है, वो ये है कि जब भी फ्राइडे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे,
सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर आ गया। ठीक है, मैं भूला तो नहीं, मेरा ख्याल है नहीं भूला। अच्छा, तो आपने जब भी दिन आ जाना है ना, दिन या महीने का नाम आ जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी ये आ जाने हैं तो आपने क्या करना है, आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। प्रेपोजिशन यहाँ पर क्या आएगी, ऑन। ऑन प्रेपोजिशन आएगी। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है कि जब भी किसी मंथ का नाम आ जाए या किसी दिन का नाम आ जाए तो आपने वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करना है, ऑन। तो साकिब इज़ लीविंग ऑन फ्राइडे, नॉट एट, बाई और फ्रॉम फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। तो ऑन प्रेपोजिशन आएगी। दिन से पहले और महीने के नाम से पहले प्रेपोजिशन हमारे पास आएगी ऑन। नेक्स्ट है वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। अब यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट का नाम है, और प्रॉपर नाउन से पहले जो आर्टिकल है वो नहीं आते। आर्टिकल ए एन दी ये नहीं आते। जो प्रॉपर नाउन होता है, जितनी भी ज़ुबानें हैं ये प्रॉपर नाउन्स हैं, तो लिहाजा इनसे पहले इनमें से कोई भी नहीं आएगा। लिहाजा हमारा ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। क्या जवाब आएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ कोल्ड द नाइट इज। अब आपने इज के बाद ये जो निशानी है ना, जिस पे ये कर्सर सर्कल बना रहा है, ये निशानी मतलब एक बना हुआ है और उसके नीचे एक फुल स्टॉप चीज़ है, तो इसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस पूरे जुमले के बारे में पूछा जा रहा है, दिस इज आ स्लैश एन। क्या है ये पूरा जुमला। तो आपने ये याद रखना है कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिस भी सेंटेंस के आगे आ जाए उस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है ताकीदी अंदाज में कहना, जोर देकर कहना। और ऐसा जुमला होता है जिसमें आप हैरत का इजहार करते हैं, हैरानगी का इजहार करते हैं और ताकीदी अंदाज में आप बात करते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू का क्वेश्चन, आई डैश टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, इफ़ यू लाइक। अब आप देख रहे हैं कि इफ़, अच्छा याद करने का एक इजी तरीका है, वो ये है कि आपने देखना है जुमले में अगर इफ़ आ गया ना, इफ़, तो आपने ये ज़हनशीन कर लेना कि जुमले में के दो हिस्से हो गए, एक इफ़ के बाद और एक इफ़ से पहले। अब आपने देखना है कि अगर इफ़ के बाद फेल की पहली फॉर्म आई हुई है, फेल की पहली फॉर्म हुई है, जैसे लाइक है, लाइक, लाइक, लाइक्ड, ये तीन फॉर्म्स होती है ना, सॉरी चार, एक ING वाली, ठीक है। अगर आप देखें इफ़ आया जुमले में और जुमले के दो हिस्से हो गए हैं और एक हिस्से में लाइक मतलब फेल की पहली फॉर्म है, तो जुमले के दूसरे हिस्से के अंदर आपने विल या शेल के बाद फेल की पहली फॉर्म लगा देनी है। वो वाला ऑप्शन आपने दुरुस्त कंसीडर करना है, ठीक है जी। इफ़ आ गया, जुमले के दो हिस्से हो गए, एक जो इफ़ के बाद और एक इफ़ से पहले। अब एक हिस्से में फेल की पहली फॉर्म आ गई है तो दूसरे हिस्से में विल के बाद क्या आएगा, फेल की पहली फॉर्म आएगी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, यू डैश बी पंचुअल, यू डैश बी पंचुअल। जो पंचुअलिटी है ये अखलाकियात में आती है कि आपको बाकायदगी से ये काम करना चाहिए, कोई दरमियान में कोई तातुल नहीं होना चाहिए। तो अखलाकियात के पर्सपेक्टिव में हम जब भी किसी को नसीहत करते हैं, कोई पीस ऑफ एडवाइस देते हैं, कोई मशवरा देते हैं, कोई काउंसिल देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। ought to अखलाकी फ़राइज़ की अदायगी को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ought to, you ought to be punctual, आपको बाकायदगी से काम करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय लाफ्स लाउडली, लाफ्स अंडरलाइंड है और इस जुमले के बारे में इस वर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, द अंडरलाइन वर्ड इज आ स्लैश एन। तो ये कौन सा वर्ब है, ये जो लाफ्स है ये कौन सा वर्ब है। तो ये ऑप्शन हम देखते थे, इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। तो लाफ जो है ये यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, ये लाफ जो है ये यहाँ पर रेगुलर वर्ब बन रहा है, क्योंकि रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनका एक ख़ास पैटर्न पे सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है। जैसे
बाय, बॉट, बॉट, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। और एक पर्सपेक्टिव से ये इसका दूसरा भी बन सकता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर जिसको अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, इंट्रांजिटिव ऐसा होता है, ठीक है। और ट्रांजिटिव ऐसा होता है जिस वर्ब को वकूफ़ पज़ीर होने के लिए अपने ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। तो अब देखें सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव भी है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल जो है वो रेगुलर है। रेगुलर, परेशान नहीं होना, इंट्रांजिटिव भी है ये और रेगुलर भी है ये। नेक्स्ट जो MCQ है वो है ओपन द विंडो, दरवाज़ा खोलें। अब इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज। तो आपको पता है जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्टार्ट में हम लेट को ले आते हैं, लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। तो आपने इस ऑप्शन को दुरुस्त कंसीडर करना और अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इन तीनों रिव्यूज़ के लेक्चर्स शुरू से लेके आखिर तक टाइम एंड अगेन देखने हैं, ताकि इन तीनों रिव्यूज़ की जो मारूजी है तकरीबन 60 MCQs हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों। मतलब अगर कोई भी इनमें से आ जाए तो आपने फ़ौरन आंखें बंद करके इनका दुरुस्त जवाब आपने टिक कर देना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 9th क्लास इंग्लिश का 2022 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव पर मबनी, उसका ये पहला लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस YouTube चैनल की वीडियोस पसंद आएँ और लेक्चर्स पसंद आए तो काइंडली लाइक भी किया करें, कमेंट्स में टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी मेंशन कर दिया करें और अपने डियर स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।